गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नई सवाल पढ़ने जा रहे हैं जो है कोलियो कीट। इससे पहले हम वॉल्वॉक्स और उडोगोनियम पढ़ चुके हैं। वे दोनों प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कोलियो कीट भी आपकी यूनिट 2 में ही है। कोलियो कीट इस प्रकार की, अगर इसको हम पिक्चर देखें इसकी माइक्रोस्कोप में कैसी दिखेगी तो वो लगभग इस प्रकार की दिखती है। कुछ जातियाँ, सारे कोलियो कीट ऐसे नहीं होते, मैं आपको बताऊंगी क्यों। सबसे पहले आवास, ये कहाँ पाई जाती है? द जीनस कोलियोकीट इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैमिली कोलियोकीटेसी। आगे हम इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें होगा कि कोलियोकीटेसी फैमिली का इकलौता जीनस है कोलियोकीट, और कोई जीनस या और कोई वंश इसमें नहीं है। भारत में इसकी लगभग इसकी 10 जातियाँ पाई जाती है और भारत में इसकी केवल 3 जातियाँ मिलती है, जो कि है कोलियोकीट ऑर्बिक्यूलेरिस, कोलियोकीट ऑर्बिक्यूलेरिस, कोलियोकीट नाइटेलेरम, कोलियोकीट नाइटेलेरम एंड कोलियोकीट स्क्यूटेटा, कोलियोकीट स्क्यूटेटा। ये 3 जातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यह स्वच्छ जल में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड इट इज़ अ एपीफाइट। ये आप याद रखेंगे। एपीफाइट मतलब अधिपादप। अधिपादप क्या होता है? जो किसी अन्य पादप पर उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं अधिपादप। जैसे ऑर्किड्स होते हैं तो हम कहते हैं कि पेड़ों के तनों पे ऑर्किड्स लटकते हुए मिलते हैं, जो कि अपना पोषण उससे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एपीफाइट किस पे होता है, कोलियोकीट अधिपादप किस पे पाया जाता है? उडोगोनियम पे मिल सकता है, वाउचेरिया के साथ मिल सकता है, और कुछ जलीय पादपों जैसे कि हाइड्रिला, निम्फिया, सेजिटेरिया, ट्रैपा, टाइफा, इनके अंडर वाटर या सबमर्ज्ड पार्ट, जो कि पानी के नीचे पाए जाते हैं जो भाग, वहाँ पे ये पाया जाता है। ये एंडोफाइटिकली मतलब अंतःपादप के रूप में भी नाइटेला और कारा के अंदर पाया जाता है। जैसे एक का नाम है कोलियोकीट नाइटेलेरम। अब इसके नाम ही बता रहा है कि ये नाइटेला नामक पादप के अंदर पाया जाएगा। नाइटेला स्वयं एक शैवाल होता है जो कि कैरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। हम कैरा पढ़ने वाले हैं इसके बाद में। तो कोलियोकीट नाइटेलेरम किस में पाया जाता है? नाइटेला और कैरा की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो ये बात हुई इसकी आवाज़ की। क्लासिफिकेशन, फ्रिश के क्लासिफिकेशन के अनुसार कोलियोकीट का विभाग या डिवीज़न होता है थैलोफाइटा। इसकी क्लास होती है क्लोरोफाइसी। ये तो कॉमन है, आप जानते हैं अब तक। अब गण, ये इंपॉर्टेंट है। इसका गण है कीटोफोरेल्स। कुल है कोलियोकीटेसी और वंश है कोलियोकीट। स्मिथ का क्लासिफिकेशन, अगर आप दोनों में से कोई एक याद करना चाहते हैं तो आप स्मिथ का क्लासिफिकेशन याद करें, जिसमें डिवीजन है क्लोरोफाइटा, वर्ग है क्लोरोफाइसी, गण है यूलोट्राइकेल्स, फैमिली सेम ही है कोलियोकीटेसी और वंश कोलियोकीटी है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कोलियोकीटेसी का इकलौता वंश है कोलियोकीट। स्ट्रक्चर, इसकी संरचना बहुकोशिकीय तथा विषम तंतु की प्रकार की होती है। द प्लांट बॉडी ऑफ कोलियोकीट इज मल्टी सेलुलर एंड हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस क्या होता है? जब हमने शैवालों की थैलस संरचना पढ़ी थी तो उसमें हमने विभिन्न प्रकार के शैवाल पढ़े थे, जैसे कि एक कोशिकीय शैवाल, तंतुनुमा शैवाल। तो तंतुनुमा शैवाल के अंदर हमने ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड पढ़ा था, और ब्रांच्ड के अंदर हमने प्रकार पढ़ा था एक, जो कि था विषम तंतु की या हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस प्रकार या विषम तंतु की प्रकार क्या होता है कि इसमें जो थैलस होता है वह 2 भागों में विभाजित होता है। एक बनाता है श्यान तंत्र और एक बनाता है ऊर्ध्व तंत्र। 1 पार्ट ऑफ थैलस इज मेड इरेक्ट सिस्टम एंड 1 पार्ट मेड प्रोस्ट्रेट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये डिपेंड करता है कि किसी पादप में इरेक्ट सिस्टम या ऊर्ध्व तंत्र विकसित होता है और किसी पादप में श्यान तंत्र या प्रोस्ट्रेट सिस्टम विकसित होता है। अगर हम बात करें कोलियोकीट की, तो कोलियोकीट की एक जाति है। बस आपको ये बेटा ये 3 नाम जरूर याद रखने हैं, बाकी अब याद कर नहीं पाए तो कोई बात नहीं। पहला है कोलियोकीट पल्विनेटा। कोलियोकीट पल्विनेटा में ऊर्ध्व तंत्र और श्यान तंत्र दोनों ही सुविकसित होते हैं। कोलियोकीट पल्विनेटा कैसा नजर आता है? ये देखिए, ये डायग्राम है कोलियोकीट पल्विनेटा का, जिसमें ऊर्ध्व तंत्र और श्यान तंत्र दोनों ही विकसित पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर हम डायग्राम की बात करें
तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये इसका श्वान तंत्र है और ये जो पोर्शन है ये इसका ऊर्ध्व तंत्र है। तो दोनों ही सुविकसित है इसके अंदर। तो ये बात हुई कोलियोकीट पल्विनीटा की। अगर हम बात करें कि इरेक्ट ओनली, जिसमें ऐसे पादप, ऐसे कोलियोकीट जिसमें इरेक्ट सिस्टम तो वेल डेवलप्ड होता है लेकिन प्रोस्टेट सिस्टम इतना अधिक डेवलप नहीं होता, तो उसका उदाहरण है कोलियोकीट डाइवर्जेंस एंड कोलियोकीट नाइटेलेरम। तो हम केवल एक ही याद कर लेते हैं, कोलियोकीट यहाँ पे डाइवर्जेंस, जो डायग्राम नंबर ए दे रखा है आप देख रहे हैं इसमें कि ऊर्ध्व तंत्र ही विकसित है, श्वान तंत्र विकसित नहीं है। तो ये हो गया कोलियोकीट डाइवर्जेंस जिसमें ऊर्ध्व तंत्र ही विकसित है। अगर इसका अपोजिट देखें कि ऐसे कोलियोकीट की स्पीशीज जिसमें श्वान तंत्र ही सुविकसित होता है, ऊर्ध्व तंत्र कम विकसित होता है, इसका उदाहरण है कोलियोकीट स्क्यूटेटा। कोलियोकीट स्क्यूटेटा, तो आप 3 नाम याद कर लीजिए, कोलियोकीट पल्विनेटा जिसमें दोनों विकसित है, कोलियोकीट डाइवर्जेंस जिसमें कि इरेक्ट सिस्टम अधिक विकसित है, कोलियोकीट स्क्यूटेटा जिसमें कि श्वान तंत्र अधिक विकसित है। तो कोलियोकीट स्क्यूटेटा का डायग्राम जो आप देख रहे हैं बी दे रखा है, जिसमें एक डिस्क के समान या बिम के समान संरचना है, जिसमें ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं कि कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिसको हम सीटा कहते हैं। तो ये पाया जाता है किसमें, कोलियोकीट स्क्यूटेटा के अंदर, जिसमें कि श्वान तंत्र, ये एक तरह से एक कोशिकीय संरचना है जो कि एक जिसकी एक छत्ते के समान होती है कि आपको बस ज़मीन पे ये बिछा हुआ होता है एक चादर के समान। तो ये है कोलियोकीट स्क्यूटेटा। ये तीनों आपको डायग्राम भी याद रखने हैं और तीनों की आपको संरचना भी याद रखनी है ताकि आप इनमें डिफ्रेंशिएशन कर पाएँ। अगर हम बात करें हिंदी में तो जो कोलियोकीट स्क्यूटेटा है इसको हम डिस्कॉइड या बिंब या चक्राकार स्वरूप भी कहते हैं, और जो कोलियोकीट डाइवर्जेंस है इसको हम कुशनॉइड या गद्दीकार स्वरूप भी कहते हैं, क्योंकि ये कुशन लाइक है और ये चक्र लाइक है और ये भी कुशन लाइक ही होगा ज़्यादातर। अगर हम बात करें कोशिका संरचना, कोलियोकीट की कोशिका संरचना, द सेल्स आर जनरली हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होता है कि जो कि हम बोलेंगे षटकोणीय आकार जो होता है उसे हम हेक्सागोनल या पॉलीगोनल होता है कि बहुभुजी, जिसमें बहुभुज होता है। तो कोशिकाएँ क्या हो सकती है, षटकोणीय या फिर बहुभुजीय हो सकती है, षटभुजीय या बहुभुजीय हो सकती है, बट कुछ कोशिकाएँ क्वाड्रेंगुलर या चतुर्भुजी भी होती है। तो चतुर्भुजी, षटभुजी या बहुभुजी प्रकार की कोशिकाएँ होती है। The cells of the erect filament of heterotrichous habit are almost cylindrical। जो ऊर्ध्व तंत्र की कोशिकाएं हैं वे सामान्यतया बेलनाकार होती है, जहाँ पे बेलनाकार का मतलब जहाँ लंबाई ज़्यादा है कोशिका की चौड़ाई के कंपेयर में। The cells are uninucleate, कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है और साथ ही इसमें लैमिलेट क्लोरोप्लास्ट, मतलब पटलित जो बोलते हैं हम पैराइटल लैमिनेट क्लोरोप्लास्ट, मतलब होता है एक भित्तीय पटलित हरित लवक पाया जाता है। एक भित्तीय पटलित हरित लवक, पटलित मतलब लैमिला, जिसमें बहुत सारी पतली पतली पटलिकाएँ पाई जाती है उसको हम लैमिलेट कहते हैं। विथ 1 और रेयरली विथ 2 पायरेनॉइड, जिसमें कि एक या एक से अधिक पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। Some of the cells of thallus have a long unbranched cytoplasmic thread called seta। कुछ कोशिकाओं पे क्या पाया जाता है, एक साइटोप्लाज्मिक मतलब कोशिका द्रवी रोम पाया जाता है। कोशिका द्रवी रोम मतलब कोशिका द्रव्य का एक्सटेंशन होकर बाहर एक हेयर के लाइक संरचना बन जाती है जिसको हम कोशिका द्रवी रोम कहते हैं या इसको सीटा कहते हैं। सीटा जहाँ से निकलता है तो सीटा के बेस पर, सीटा के आधार पर एक शीट पाई जाती है जिलेटिन की, जिसको हम जिलेटिनियस शीट कहते हैं, जिलेटिन आच्छद कहते हैं। शीट मतलब आच्छद, जिलेटिन का आच्छद। द शीट रिमेन अटैच्ड विद द थैलस इवन आफ्टर द सीटा ब्रेकअप। कई बार क्या होता है कि जो सीटा है वह टूट के गिर जाता है, लेकिन फिर भी उस थैलस से जो शीट है या जिलेटिन का आच्छद है वह संलग्न रहता है या चिपका हुआ रहता है। तो ये संरचना है एक कोशिका की, किसकी, कोलियोकीट की। आप देख रहे हैं इसमें बीच में क्लोरोप्लास्ट है जो कि लैमिलेट दिखाई दे रहा है। क्लोरोप्लास्ट में एक पैरानॉइड दिखाई दे रहा है, बाहर कोशिका भित्ति है, न्यूक्लियस है, शीट आपको दिख रही है म्यूसिलेज की और साथ में ब्रिसल या सीटा दिख रहा है। तो ये सिंपल से डायग्राम द्वारा आप समझा सकते हैं कोशिका संरचना किसकी, कोलियोकीट की। तो इस प्रकार से ये आपको बस डायग्राम पे आपको ध्यान रखना है, डायग्राम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं।
देन वृद्धि। अब इसमें वृद्धि इसलिए बताया गया, नॉर्मली हम जैसे हमने ओडोगोनियम में सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट था तो वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कोलियोकीट में वृद्धि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें ऊर्ध्व तंत्र और श्यान तंत्र दोनों पाया जाता है, या चाहे दोनों में से कोई एक अल्प विकसित हो एक विकसित हो, लेकिन पाए तो दोनों जाएंगे, इसीलिए इसको हम विषम तंतु की या हेटेरोट्राइकस इसकी हैबिट या इसका थैलेस संरचना बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इरेक्ट सिस्टम या ऊर्ध्व तंत्र की, तो इसमें कोशिका की वृद्धि एपिकल या शीर्षस्थ होती है, मतलब ऊर्ध्व तंतुओं की शीर्षस्थ कोशिका द्वारा वृद्धि होती है। कैसे होती है? देखिए, सबसे ऊर्ध्व तंत्र में जो सबसे ऊपर जो कोशिका है वह डिवाइड होके ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा या अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक के ऊपर एक कोशिकाएं बनाती जाएगी और वह ऊर्ध्व तंतु ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। द टर्मिनल सेल्स ऑफ द इरेक्ट फिलामेंट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड एड टू इट्स हाइट। पता चुकी मैं आपको, इसकी ऊंचाई बढ़ती रहेगी। तो ये बात हुई ऊर्ध्व तंत्र की। अब बात करेंगे प्रोस्टेट तंत्र की, या फिर हम बोलते हैं जिसको श्याम तंत्र या बिंब या चक्राकार स्वरूप जो होता है, उसमें किसके द्वारा होती है वृद्धि? उसमें होती है मार्जिनल मेरिस्टम के द्वारा, मतलब सीमांत विभजोतक। सीमांत विभजोतक मतलब ऐसा विभजोतक जो कि सीमा पर या बाउंड्री पर पाया जाता है। और धीरे धीरे जो हमने गोला देखा था, एक चक्र के समान संरचना देखी थी, तो ये जो चक्र बी में आपको दिख रहा है, ये चक्र धीरे धीरे वृद्धि करके और बढ़ता रहेगा। ये है चक्र, और इसमें फिर धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती रहेगी। सीमांत मेरिस्टम मतलब यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वह विभाजित होकर क्रमशः वृद्धि करती रहती है। तो ये बात हुई इसमें। तो आपको बस दो नाम याद रखने हैं। पहला नाम है एपिकल ग्रोथ या शीर्षस्थ वृद्धि, और दूसरा नाम है सीमांत विभजोतक के द्वारा वृद्धि। द इरेक्ट ब्रांचेस ओरिजिनेटेड एज लेटरल आउटग्रोथ। अगर हम शाखाओं की बात करें कि शाखाएं किस प्रकार से बनती है, तो शाखाएं पार्श्व अभिवृद्धि या लेटरल आउटग्रोथ के रूप में बनती है। ऊर्ध्व तंत्र में हम देख रहे हैं शाखाएं हैं, तो वो कैसे बन रही है? पार्श्व अभिवृद्धि या लेटरल आउटग्रोथ के रूप में बन रही है। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। कैसे? ऊर्ध्व तंत्र स्वयं, जो ऊर्ध्व एक ब्रांच है वो ऊपर कैसे ऊंचाई में बढ़ेगी, वो बढ़ेगी एपिकल ग्रोथ के द्वारा। और एपिकल ग्रोथ कैसे होगी? ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा। और साथ में कोलियोकीट की जो संरचना है, इसके अंदर सीमांत विभजोतक के द्वारा क्या होगा? प्रोस्टेट सिस्टम या श्यान तंत्र की अभिवृद्धि होगी। और अगर हम ब्रांचेस की बात करें कि ऊर्ध्व तंत्र में शाखाएं कैसे बनेगी, तो वह बनेगी लेटरल आउटग्रोथ या पार्श्व अभिवृद्धि के द्वारा। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कोलियोकीट का आवास कहाँ पाया जाता है, कोलियोकीट कैसा दिखता है, या उसका क्लासिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है थैलेस संरचना, क्योंकि हेटेरोट्राइकस से आपको तीनों एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। ऊर्ध्व तंत्र और श्यान तंत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दोनों सुविकसित किस में हैं, और प्रत्येक में ऊर्ध्व तंत्र किस में विकसित है और श्यान तंत्र किस में विकसित है। इन तीनों के डायग्राम, तीनों का मैंने एक एक आपको डायग्राम दे दिया है। कोलियोकीट डाइवर्जेंस, कोलियोकीट स्क्यूटेटा और कोलियोकीट पल्विनेटा, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही कोशिका संरचना या सेल स्ट्रक्चर ऑफ कोलियोकीट, ये भी आपको याद रखना है। उसके लिए आपको ये डायग्राम दे दिया है। क्लोरोब्लास्ट कैसा होता है? इसमें लैमिनेट होता है, और साथ ही इसमें एक या दो पैरानोइड्स पाए जाते हैं। इसमें कुछ कोशिकाओं में सीटा या ब्रिसल पाया जाता है। ब्रिसल के आधार पे क्या पाई जाती है? म्यूसिलेजिनस शीट पाई जाती है, और इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। देन वृद्धि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलियोकीट में जनन। कोलियोकीट में भी जनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है, तो इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।